हेलो स्टूडेंट्स, जेई एडवांस के पीवाईक्यू सॉल्व कर रहे थे हम लोग। 2006 से 2025 तक जितने भी जेई एडवांस में क्वेश्चंस आए हुए हैं उन सभी को चैप्टर वाइज सेग्रीगेट करके एक एक चैप्टर के हिसाब से हम लोग उसके सॉल्यूशंस देख रहे थे। जैसे आज का चैप्टर है यूपीएससी नॉमेनक्लेचर, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज एंड प्यूरिफिकेशन एंड सेपरेशन टेक्निक्स। हालांकि नॉमेनक्लेचर के तो कोई खास क्वेश्चंस जेई एडवांस में पूछे नहीं गए हैं, लेकिन सेपरेशन टेक्निक्स के फिर भी कुछ क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। तो स्टार्ट करेंगे क्वेश्चंस। अच्छा, फिजिक्स के पीवाईक्यूज एंड केमिस्ट्री के पीवाईक्यूज आप लोगों को इसी चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। जितने भी पहले मैंने पीवाईक्यू सॉल्व किए हैं उसके सारे के सारे वीडियो सॉल्यूशंस आप लोगों को प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। 2020 का ये क्वेश्चन है, आईयूपीएसी नेम गिवन है कंपाउंड का और पहचानना है कि ये आईयूपीएसी नेम इन चारों में से किस कंपाउंड का है। देखो, नेम लिखा हुआ है 3 इथाइनाइल 2 हाइड्रोक्सी 4 मिथाइल हेक्स 3 इन 5 आइन ओइक एसिड। काफी कुछ ग्रुप्स लगा रखे हैं इसने। 3 इथाइनाइल, इथाइनाइल का मतलब है इथाइन, मतलब ट्रिपल बॉन्ड से एक एच निकाल दिया गया। तो इथाइनाइल तो ये ग्रुप होता है कि ये ट्रिपल बॉन्ड है और इससे एक ग्रुप निकाल दिया, ये है इथाइनाइल। हाइड्रोक्सी तो आप समझ ही रहे होंगे, बेंजोइक एसिड मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड है यहां पर COOH, उसके साथ में हाइड्रोक्सी ग्रुप भी है। मिथाइल तो मिथाइल होता ही है। अब एक एक कंपाउंड की नंबरिंग कर लेता हूं। पहले इस कंपाउंड में कार्बोक्सिलिक एसिड से नंबरिंग स्टार्ट करूंगा, 1 2 3 4 5 और 6। इस तरफ चलो या इस तरफ चलो, एक ही बात है। इसमें इथाइनाइल ग्रुप तो दिखाई दे रहा है, लेकिन ये 4th पोजीशन पर है। यही तो है इथाइनाइल ग्रुप, 4th पोजीशन पर है। क्वेश्चन में तो बोला है 3rd पोजीशन पर होना चाहिए। चाहे नंबरिंग आप इस तरफ कर लो, 4 के बाद 5 और 6 एक ही बात है। तो ये तो हो ही नहीं सकता है। इस कंपाउंड में नंबरिंग स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। ये बड़ी से बड़ी चेन हो गई विद कार्बोक्सिलिक एसिड विद मैक्सिमम नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड्स। ठीक है। इसमें 3rd पोजीशन पर इथिनाइल है, बिल्कुल सही है। ये इथिनाइल जिसको बोला है वो सही 3rd पोजीशन पर है। 2 पोजीशन पर हाइड्रोक्सी ग्रुप भी है, OH को हाइड्रोक्सी ग्रुप भी कहा जाता है। 4 पोजीशन पर मिथाइल है भैया, यहां तो 4 पोजीशन पर इथाइल दिखाई दे रहा है हमें। तो इथाइल तो क्वेश्चन में पूछा नहीं है, इसलिए ये गलत हो गया। ठीक है, सी ऑप्शन देखते हैं। 1 2 3 4 5 एंड 6, यहां भी कार्बन है भाई। या तो इस तरफ नंबरिंग करो 5 6 या इस तरफ नंबरिंग करो 5 6, एक ही बात है। तो यहां आप देखो 2 पोजीशन पर हाइड्रोक्सी है। इथिनाइल कौन सी पोजीशन पर है देखना, इथाइनाइल। इथाइनाइल तो 4th पोजीशन पर है, तो ये गलत हो गया। 3rd पोजीशन पर होना चाहिए, तो गलत है। ये इथाइनाइल ग्रुप 3rd पोजीशन पर होना चाहिए। नंबरिंग यहां से 1 2 3 4 5 एंड 6, बड़ी से बड़ी चेन ले ली जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड्स हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड को तो नंबर 1 देना ही है, सीनियर फंक्शनल ग्रुप है। OH जूनियर है, तो उसकी कोई ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट की तरह उसको मानना है। और मल्टीपल बॉन्ड्स को ज्यादा से ज्यादा मल्टीपल बॉन्ड मेन चेन में आ जाए, इस चीज का ध्यान रखना है। तो 3 पोजीशन पर इथिनाइल है, बिल्कुल सही है। इथिनाइल वाला 3 ही पोजीशन पर है, ये 1 एंड 2 दो है इथिनाइल। 2 पोजीशन पर हाइड्रोक्सी है, ये भी बिल्कुल सही है। 3rd पोजीशन पर मिथाइल है, ये भी बिल्कुल सॉरी 4th पोजीशन पर मिथाइल है, ये भी सही है। हेक्स मतलब 6 कार्बन मेन चेन में है, और 3 पोजीशन पर ईन है, मतलब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, तो 3 पोजीशन पर ईन है। और 5 पोजीशन पर आइन है, और खुद कार्बोक्सिलिक एसिड ही है। तो नंबरिंग किसकी सही है, कंपाउंड भी है सही है। चले आगे। हाँ, 2012 का ये क्वेश्चन है जिसमें पूछा गया है, इन एलीन द टाइप और टाइप्स ऑफ कार्बन एटम्स इज आर। यहां मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी गिवन है C3H4। आप डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकाल के देखें तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 2 आएगा। लेकिन इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से आपको कोई मदद नहीं मिलने वाली जब तक आपको ये पता नहीं कि एलीन की स्ट्रक्चर क्या होती है, तब तक ये क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। क्योंकि डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन के बीच में तो साफ के बेसिस पर तो साफ दिखाई दे रहा है कि ये ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है, 2 डबल बॉन्ड भी हो सकते हैं इसमें, और एक साइक्लिक एल्कीन भी हो सकता है। ठीक है, मतलब ये प्रोपाइन भी हो सकता है, ये साइक्लोप्रोपीन भी हो सकता है, और ये
प्रोपाडाइईन भी हो सकता है। वास्तव में एलीन का स्ट्रक्चर जो होता है वो प्रोपाडाइईन ही होता है, इसी कंपाउंड को एलीन कहा जाता है। ठीक है, याद रखने का है ये। और इसमें हाइब्रिडाइजेशन पूछा है तो आप देखिए सेंटर वाले कार्बन पर तो 2 सिग्मा बॉन्ड है और 2 पाई बॉन्ड है। ऐसे कार्बन जिस पर 2 पाई बॉन्ड होता है वो sp स्टेट में होता है। ऐसा कार्बन जिस पर 1 पाई बॉन्ड होते हैं, रिमेनिंग सिग्मा बॉन्ड होते हैं, तो वो sp2 स्टेट में होता है, क्योंकि यहाँ आपको 1 पाई बॉन्ड और 3 सिग्मा बॉन्ड दिखाई दे रहे हैं और इस कार्बन पर भी 1 पाई बॉन्ड और 3 सिग्मा बॉन्ड दिखाई दे रहे हैं, तो ये sp2 है। कॉर्नर वाले कार्बन sp2 स्टेट में है और सेंट्रल वाला कार्बन sp स्टेट में है। ठीक है, चले आगे। हाँ, इस क्वेश्चन में पूछा गया है टोटल नंबर ऑफ साइक्लिक आइसोमर पॉसिबल फॉर हाइड्रोकार्बन विद द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H6 इज। देखो C4H6 का डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकालते हैं सबसे पहले। तो C4H6 अगर ये एल्केन होता तो हाइड्रोजन डबल से 2 ज्यादा होते, मतलब कार्बन के रेस्पेक्ट में डबल से 2 ज्यादा होने का मतलब इसमें हाइड्रोजन होने चाहिए थे 10, है ना, हाइड्रोजन 10 होने चाहिए थे, लेकिन उसके रेस्पेक्ट में 4 हाइड्रोजन कम है, तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन इसमें 2 है। क्वेश्चन में बोला है साइक्लिक आइसोमर ही बनाने हैं केवल, और नहीं बनाने। चलो 4 मेंबर से स्टार्ट करते हैं। अब देखो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन अगर 2 है तो इस कंपाउंड में रिंग भी हो सकती है विद डबल बॉन्ड। कंडीशन क्या है, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन अगर 2 हो तो क्या हो सकता है, 2 पाई बॉन्ड हो, लेकिन क्वेश्चन में बोल दिया है कि साइक्लिक ही गिनो, तो एक रिंग प्लस एक मल्टीपल बॉन्ड हो, मतलब एक डबल बॉन्ड हो, या ऐसा भी हो सकता है 2 रिंग्स हो। ठीक है, पहले मैं वो बनाता हूं कि इसमें पॉसिबल रिंग्स कितनी बन सकती है, फिर डबल बॉन्ड की पॉसिबिलिटी देखेंगे। तो एक तो 4 कार्बन की रिंग बन सकती है, एक 3 कार्बन की रिंग बन सकती है, तो 3 कार्बन की रिंग होगा तो उसमें एक मिथाइल लगाना ही पड़ेगा। अब मैं साइक्लोएल्कीन की बात करूं क्योंकि डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन मुझे 1 करना है, तो इसमें डबल बॉन्ड कहीं भी लगा दीजिए, एक ही बात है, लेकिन इसमें डबल बॉन्ड यहां अलग आएगा, यहां एक अलग स्ट्रक्चर बनेगी और यहां अलग स्ट्रक्चर बनेगी, तो मुझे वो 3 स्ट्रक्चर बनानी पड़ेगी। डबल बॉन्ड यहां भी हो सकता है तो सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो जाएगा, डबल बॉन्ड इस जगह भी होगा तो भी सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा, और डबल बॉन्ड इस जगह भी होगा तो सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा। अभी तक कोई भी स्टीरियोआइसोमेरिज्म शो भी नहीं कर रहा है। ठीक है, अब साइक्लिक कंपाउंड विद एक पाई बॉन्ड, ये तो हो गया। क्या 2 रिंग बन सकती है क्या, 2 रिंग बनेगी तो देखो क्या क्या रिंग, 2 तरीके की, 2 रिंग मतलब 2 किसी कंपाउंड में 2 रिंग होना कई तरीके से हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि एक रिंग यहां हो और एक रिंग यहां हो, है ना, रिंग असेंबलीज की बात करें। ऐसा भी हो सकता है एक रिंग है और उससे कनेक्टेड ही दूसरी रिंग है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, बाइसाइक्लिक कंपाउंड। और ऐसा भी हो सकता है कि एक रिंग है फिर एक और रिंग है एक ही कार्बन से, यहाँ तो 2 कार्बन से जुड़ी हुई है, यहाँ पर एक ही कार्बन से जुड़ी हुई है, ये स्पायरो है, ये बाइसाइक्लो है, और ये तो डिफरेंट डिफरेंट रिंग्स है। ऐसा तो हो नहीं सकता क्योंकि 3 कार्बन की सबसे छोटी रिंग होती है और 3 कार्बन सबसे छोटी इधर हो, तो 6 कार्बन होने चाहिए, तो ये तो बैठेगा नहीं। ये भी नहीं हो सकता, बना के देख लीजिए, 4 ही कार्बन में सब कुछ बिठाना है आपको, तो 4 कार्बन में से 2 कार्बन तो ये हो गए, हाँ ये तो हो सकता है, ये तो हो सकता है, 4 कार्बन में से 2 कार्बन तो ये हो गए, एक कार्बन यहां आ जाए, एक कार्बन यहां आ जाए और रिंग बन जाए, बिल्कुल ये पॉसिबल है। हालांकि रिंग स्ट्रेन इसमें काफी ज्यादा है, पर डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन तो हो गया। स्पायरो नहीं हो सकता, स्पायरो नहीं हो सकता क्योंकि स्पायरो में एक कार्बन सेंटर का होना चाहिए। अब इसको रिंग बनाने के लिए टोटल 3 कार्बन चाहिए, 3 कार्बन चाहिए, तो 6 कार्बन होने गए, 6 भी कहां हो गए, 5 हो गए, 1 2 3 4 5 कार्बन हो गए, तो 5 कार्बन होने चाहिए थे तब स्पायरो बनता, तो बाईसाइक्लो तो बन गया 4 कार्बन में, स्पायरो नहीं बन पाएगा और डिफरेंट डिफरेंट रिंग भी नहीं बन पाएगी। तो आंसर इसका हो गया 5 साइक्लिक आइसोमर इसके बन सकते हैं इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के। ठीक है, चले आगे। हाँ, इस क्वेश्चन में पूछा गया है आईयूपीएसी नेम ऑफ द गिवन कंपाउंड। एक बेंजीन रिंग है जिस पर साइनाइड भी है, ब्रोमीन भी है, OH भी है। साइनाइड भी फंक्शनल ग्रुप होता है, OH भी फंक्शनल ग्रुप होता है, लेकिन ये एक सीनियर फंक्शनल ग्रुप है, मेन फंक्शनल ग्रुप यही है। आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर करते समय हम इस चीज का ध्यान रखते हैं कि अगर एक से ज्यादा डिफरेंट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप किसी कंपाउंड में मौजूद हो तो जो सीनियर फंक्शनल ग्रुप होगा, जो आईयूपीएसी ने लिस्ट बना रखी है फंक्शनल ग्रुप्स की, उसके हिसाब से जो पहले आएगा उसको
मेन फंक्शन ग्रुप मानेंगे और उसके बाद में जो ग्रुप आएगा उसको सब्स्टिट्यूएंट मानेंगे। जैसे ये OH साइनाइड के बाद में आता है तो इसको आप सब्स्टिट्यूएंट की तरह बिहेव करेंगे OH को, ठीक है। इसको हाइड्रोक्सी, सब्स्टिट्यूएंट का हाइड्रोक्सी प्रीफिक्स होता है तो उसके तरीके से इसको यूज करना है। क्लियर है? तो नंबरिंग फिर यहां से होनी चाहिए 1, क्योंकि रिंग से डायरेक्टली चेन टर्मिनेटिंग फंक्शन ग्रुप है तो यहीं से करेंगे नंबरिंग। 2 इधर कर दूंगा। अब ऐसा ना सोचे कि आप इधर क्यों नहीं किया, इस तरफ इसलिए किया, इस मल्टीपल बॉन्ड से मुझे कोई मतलब नहीं है, आप इस मल्टीपल बॉन्ड के चक्कर में ना पड़े, ये तो रिंग है। ये भी सब्स्टिट्यूएंट है हमारे सामने और OH भी सब्स्टिट्यूएंट है, क्योंकि मैंने कहा प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप जब सेलेक्ट कर लिया तो उसके आगे जब जितने भी जूनियर फंक्शन ग्रुप्स हैं उनको एज ए सब्स्टिट्यूएंट ही ट्रीट करना है। तो ब्रोमीन भी सब्स्टिट्यूएंट है, OH भी सब्स्टिट्यूएंट है, तो यहां से सब्स्टिट्यूएंट 2 नंबर पे आ रहा है और ये वाला सब्स्टिट्यूएंट 5 नंबर पे आएगा। जबकि यहां से नंबरिंग अगर इस तरफ से करते हैं आप तो 3 और 6 नंबर पे आता, तो लोएस्ट सेट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट जो आएगा वो इस साइड से आएगा। तो सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन इस साइड से लोअर बैठ रही है, ठीक है। तो आंसर हो गया 2 पे ब्रोमो है, 5 पर हाइड्रोक्सी है और ये बेंजीन है और ये खुद कार्बोनाइट्राइल है। बेंजोनाइट्राइल भी बोल देते हैं, कार्बोनाइट्राइल भी बोल देते हैं, ठीक है। तो नेम हो गया इसका 2 ब्रोमो, 2 साइनो लगा दिया, ये तो गलत है। 4 ब्रोमो लगा दिया, ये भी गलत है। 2 ब्रोमो तो एक में ही आ रहा है। 2 ब्रोमो 5 हाइड्रोक्सी बेंजोनाइट्राइल या बेंजीन कार्बोनाइट्राइल, है ना। ये ज्यादा सिस्टमैटिक है जो मैं लिख रहा हूं, ये तो नहीं है 6 ब्रोमो। तो 2 ब्रोमो और 5 हाइड्रोक्सी बेंजीन कार्बोनाइट्राइल। अब आप बोलोगे सर कार्बोनाइट्राइल तो लिखा ही नहीं, इन्होंने बेंजोनाइट्राइल लिख दिया। एक्चुअली ये वाला है ना, ये वाला जो कंपाउंड, इसका नेम है बेंजीन कार्बोनाइट्राइल या बेंजोनाइट्राइल। बेंजोनाइट्राइल भी IUPAC ने एक्सेप्ट किया हुआ है, इसलिए यहां बेंजोनाइट्राइल वर्ड यूज किया है। आप देखिए इस कार्बोक्सिलिक एसिड का नेम क्या है, बेंजोइक एसिड एंड बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड। सिस्टमैटिक नेम है बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड, लेकिन बेंजोइक एसिड भी, मतलब बेंजोइक एसिड भी IUPAC ने एक्सेप्ट किया हुआ है, वो भी IUPAC का नेम का ही एक पार्ट है, इसलिए बेंजोइक एसिड भी IUPAC नेम हो गया, बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड भी IUPAC नेम हो गया, इसलिए इन्होंने बेंजोनाइट्राइल डायरेक्ट लिख दिया, इसलिए बेस्ट आंसर इसका बी हो गया। चले आगे। हाँ, यहां क्वेश्चन है टोटल नंबर ऑफ साइक्लिक स्ट्रक्चरल as well as stereoisomer possible for compound with molecular formula C5H10 is। देखो क्वेश्चन क्या है कि C5H10 में कितने साइक्लिक स्ट्रक्चरल या फिर साइक्लिक स्टीरियो जो भी है वो हमें बताने हैं। आप यहां देखिए डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 1 है, ठीक है, और साइक्लिक बोला है तो मैं पाई बॉन्ड वाला तो एग्जांपल लूंगा ही नहीं, क्योंकि डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 1 का यूज तो एक रिंग बनाने में ही हो जाएगा। अब मैं 5 कार्बन की रिंग बनाऊंगा, फिर 4 कार्बन की जितनी पॉसिबल होगी वो रिंग बनाऊंगा, फिर 3 कार्बन की जितनी पॉसिबल रिंग बनेगी वो बनाऊंगा। पहले तो मैं सारे स्ट्रक्चरल आइसोमर बना लूंगा और उनमें से देखूंगा कौन सा स्टीरियो आइसोमेरिज्म शो कर रहा है। तो एक तो 5 मेंबर रिंग हो सकती है ये वाली, ठीक है, ये हो गई 5 मेंबर रिंग, ये एक ही बनेगी। 4 मेंबर रिंग होगी ये वाली, इसमें एक मिथाइल लगाना पड़ेगा, टोटल कार्बन 5 करने, कहीं भी लगाओ एक ही बात है, मैंने यहां लगा दिया। अब 3 कार्बन की रिंग बनाऊं तो 3 कार्बन की रिंग पे टोटल कार्बन मुझे 5 करने हैं, या तो एक इथाइल रखूंगा या 2 मिथाइल रखूंगा। एक इथाइल अगर मैं रखूंगा तो किसी भी कार्बन पे रखो एक ही बात है। अब मैं 2 मिथाइल रखूंगा, 2 मिथाइल भी अब मैं एक ही कार्बन पे भी रख सकता हूं, डिफरेंट कार्बन पे भी रख सकता हूं। तो मैं एक ही कार्बन पे 2 मिथाइल रख दूं या मैं डिफरेंट कार्बन पे 2 मिथाइल रख दूं, और डिफरेंट कहीं भी लगाओ आप 2 एडजेसेंट पोजीशन पे ही आएंगे, यही होगा। 3 कार्बन की रिंग की सारी पॉसिबिलिटी हो गई, 2 कार्बन की कोई रिंग बनती नहीं है, ठीक है। तो 5 तो स्ट्रक्चरल आइसोमर बने, इनमें से कोई ऐसा है कि जो ज्योमेट्रिकल या ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो कर रहा है,
इसमें कोई कायरल कार्बन कोई ज्योमेट्रिकल नहीं है, यहां भी नहीं, यहां भी नहीं, यहां भी नहीं। इस केस में देखो आप, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म भी हो सकती है, दोनों एच सेम साइड भी हो सकते हैं और दोनों एच अपोजिट साइड भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म भी शो करता है एंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म भी शो करता है। क्लियर है? यहां दो कायरल कार्बन है, आप देखिए दो कायरल कार्बन है और सिमिलर एंड है। जब किसी कंपाउंड में दो कायरल कार्बन हो और सिमिलर एंड हो तो उसके 3 आइसोमर्स बनते हैं, डी, एल और मीजो। डी, एल और मीजो। तो इसके मैं डी, एल और मीजो बना के दिखाता हूं एक बार। तो देखो, मैं इसका सिस फॉर्म बना रहा हूं जिसमें दोनों मिथाइल सेम साइड है, चाहे वो ऊपर की तरफ लगाओ चाहे वो नीचे की तरफ लगाओ, एक ही बात है। ये तो सिस वाला फॉर्म है। और इसका एक ट्रांसफॉर्म बना के दिखाता हूं। ये इसका ट्रांसफॉर्म है। आप देखिए इसमें तो मिथाइल के जस्ट सामने मिथाइल आ गया, ये सिमेट्रिकल प्लेन आ गया, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री मौजूद है, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री मौजूद है, मिथाइल के सामने मिथाइल है। ठीक है, तो इस कंपाउंड में प्लेन ऑफ सिमेट्री है, इस कारण से ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है। अगर ऑप्टिकल इनएक्टिव है तो इसका मिरर इमेज तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, मतलब मिरर इमेज बन जाएगा लेकिन मिरर इमेज पे तो ओवरलैप हो जाएगा। कोई भी कंपाउंड अपने मिरर इमेज पे ओवरलैप होता है तभी तो ऑप्टिकल इनएक्टिव होता है, तो ये इनएक्टिव है। ये कंपाउंड जो कि ट्रांस है ये ऑप्टिकली एक्टिव है, क्योंकि मुझे इसमें कहीं भी प्लेन ऑफ सिमेट्री दिखाई नहीं दे रहा है, सेंटर ऑफ सिमेट्री भी इसमें नहीं है। 3 मेंबर रिंग में सेंटर ऑफ सिमेट्री कैसे हो सकती है? तो अगर ये कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है और जो कि है, तो फिर तो इसका मिरर इमेज भी एग्जिस्ट करना चाहिए। तो इसका मिरर इमेज भी एग्जिस्ट करता है मेरे भाई। ये स्ट्रक्चर बनेगी, यहां मिथाइल है, यहां मिथाइल है और यहां मिथाइल होगा, ये मिथाइल होगा, इसका जस्ट मिरर इमेज बन गया। कुल मिला के कहने का अर्थ ये रहा कि ट्रांस इसमें 2 बने हैं, सिस इसमें 1 बना है। सिस स्ट्रक्चर ही मीजो है और ये ही डी और एल में से कोई है। तो मैंने कहा ना 2 कायरल कार्बन है तो इसके 3 फॉर्म बनेंगे। 3 का मतलब हो गया, एक तो मीजो होगा, एक डी होगा, एक एल होगा। टोटल 3 स्टीरियो आइसोमर इसके बनेंगे, जिसमें मीजो वाला ही सिस है और ये डी और एल दोनों के दोनों जो हैं वो ट्रांस वाला है। तो ऐसा मत करना कि ट्रांस को मतलब इसका ज्योमेट्रिकल आइसोमर अलग गिनो, ऑप्टिकल आइसोमर अलग गिनो और उनको ऐड कर दो। तुम बोलोगे सर ज्योमेट्रिकल आइसोमर 2 बन रहे हैं, सिस और ट्रांस, और स्टीरियो आइसोमर 3 बन रहे हैं, तो टोटल 5 हो गए। तो ऐसा नहीं होगा इसमें, क्योंकि इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमर इंक्लूडेड ही हैं सिस मीजो में और डीएल के अंदर। ठीक है, तो कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो टोटल इसका आंसर हो जाएगा 7। टोटल आंसर 7 स्टीरियो आइसोमर आएंगे। ये तो मैंने आपको इस आखिरी वाले की ही बताया था कि कितने बनेंगे आखिरी वाले में। ठीक है, चले आगे। हाँ, ये 2025 का क्वेश्चन है। लिस्ट 1 में कुछ कंपाउंड्स का स्ट्रक्चर गिवन है जिन्हें आपको ध्यान से देखना है, और लिस्ट 2 में कुछ रिएक्शंस के बारे में बताया हुआ है और ये शायद टेस्ट ऑफ रिएक्शंस है, तो हमें मैच करना है। ठीक है, ऑप्शंस भी आपके सामने दिए हुए हैं। फर्स्ट रिएक्शन लिखा हुआ है, रिएक्शन फिनाइल डाइएजोनियम सॉल्ट गिव्स येलो डाई। मतलब बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट के बारे में बोल रहे हैं कि बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट के साथ रिएक्शन करने पर येलो डाई बनती है। तो जो डाइज बनती हैं, अपने कपलिंग रिएक्शन में पढ़ा हुआ है कि फिनॉल की रिएक्शन या एरोमेटिक अमीन्स की रिएक्शन जब बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट से या किसी और डाइएजोनियम सॉल्ट से करते हैं स्पेसिफिक पीएच पर, तो कपलिंग रिएक्शन होती है और एजो डाई बनती है। यहां येलो डाई की बात की गई है। आप याद करो, फिनॉल के साथ में येलो कलर की डाई नहीं बनती है, एनिलीन के साथ में जो डाई बनती है उसका नेम ही एनिलीन येलो है। और एनिलीन की रिएक्शन होती है एसिडिक मीडियम में, फिनॉल की कपलिंग रिएक्शन होती है बेसिक मीडियम में। अब आप ध्यान से देखो, यहां एरोमेटिक अमीन कौन सा है? एनिलीन मतलब एरोमेटिक अमीन्स की बात कर रहे हैं। ये एरोमेटिक अमीन नहीं है, ये भी एरोमेटिक अमीन नहीं है। एरोमेटिक रिंग से डायरेक्टली NH2 ग्रुप जुड़ा होना चाहिए, अमीन होना चाहिए। ये एरोमेटिक अमीन है एसिडिक मीडियम में,
और एसिडिक मीडियम ही यहाँ चाहिए। इन्होंने मीडियम यहाँ क्यों नहीं दिया, क्योंकि पहले से ही एसिड दिया है। तो ये आर ऑप्शन के लिए बिल्कुल सही ऑप्शन बैठ रहा है कि जो एनिलीन है, एनिलीन की रिएक्शन जब डाईएजोनियम सॉल्ट से करते हैं, ये बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड से इसकी रिएक्शन कर दें और एसिडिक मीडियम में पीएच एसिडिक रखा जाता है, जो कि यहाँ पहले से ही एसिडिक दिया है, एनिलीनियम सॉल्ट दिया हुआ है। तो पैरा पोजीशन पर कपलिंग रिएक्शन होती है और एनिलीन येलो नाम की डाई बनती है। इस डाई का नेम ही एनिलीन येलो है, एनिलीन येलो। ठीक है, तो फर्स्ट तो केवल इसी ऑप्शन के साथ सटीक बैठता है, मल्टीपल चॉइसेस में दिख भी नहीं रही है। तो आर के लिए 1, तो आर के लिए 1 इसमें नहीं है, आर के लिए 1 सी में है, आर के लिए 1 बी में है, डी में भी नहीं है। तो ए तो ऑप्शन यही कैंसिल हो गया, क्योंकि ठीक है ऑप्शंस दिए हैं। तो आर के लिए 1 या तो सी ऑप्शन में है या बी ऑप्शन में दिया हुआ। चलो आगे देखते हैं। फिर लिखा हुआ है रिएक्शन विद निनहाइड्रीन गिव्स पर्पल कलर। याद करो रोहेमांस कलर, रोहेमांस पर्पल। ये रिएक्शन होती है, पेप्टाइड्स की रिएक्शन कराते थे, अमीन्स की भी होती है वैसे। तो पेप्टाइड्स की रिएक्शन, स्पेशली पेप्टाइड बॉन्ड्स के बारे में बात करते हैं हम लोग, डाइपेप्टाइड, ट्राइपेप्टाइड, टेट्रापेप्टाइड, तो उनके साथ ये रिएक्शन होती है। और लिखा हुआ है एंड इट ऑल्सो रिएक्ट विद FeCl3 और वॉयलेट कलर आता है। FeCl3 वॉयलेट कलर होता है फिनोलिक ग्रुप का टेस्ट। तो फिनोलिक ग्रुप यहाँ केवल एक ही ऑप्शन में दिखाई दे रहा है इसमें, और किसी में फिनोलिक ग्रुप नहीं दिखाई दे रहा है। और निनहाइड्रीन टेस्ट मैंने कहा ना पेप्टाइड बॉन्ड्स की होती है, पेप्टाइड बॉन्ड तो यहां भी है, आप ध्यान से देखो। ये एक पेप्टाइड बॉन्ड ही तो है, ये वाला पेप्टाइड बॉन्ड ही तो है। ये किसका है, ये एक अमीनो एसिड का ही तो स्ट्रक्चर है। क्या नाम है, टायरोसिन, टायरोसिन। और ये ग्लाइसिन और उसका एस्टर है, तो ये ग्लाइसिन वाला पार्ट है। और ये हाँ, ये जो आपको बॉन्ड दिखाई दे रहा है ये पेप्टाइड बॉन्ड है। तो निनहाइड्रीन टेस्ट भी दे देगा और FeCl3 टेस्ट भी दे देगा। ठीक है, तो इसके लिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, बेस्ट ऑप्शन बी का हो जाएगा। इस पी के लिए आ जाएगा ये सेकंड वाला। तो पी के लिए सेकंड यहाँ 1 है, इसको देखना भी नहीं है। पी के लिए यहाँ 5 है, हटाओ इसे। और पी के लिए यहाँ सेकंड है। ये तो केवल 2 ही ऑप्शन करने से ही क्वेश्चन हो गया। मैचिंग के क्वेश्चन अगर इस तरीके से दिए जाते हैं मैच करा के, तो 1-2 ऑप्शन में या मैक्सिमम 3 के अंदर ही आंसर बन जाता है। फिर भी चलो आगे चलते हैं। फिर लिखा हुआ है रिएक्शन विद ग्लूकोज गिव करस्पॉन्डिंग हाइड्राजोन। ठीक है, ग्लूकोज की रिएक्शन फिनाइल हाइड्राजीन से करते थे, याद करो, तो फिनाइल हाइड्राजोन बनता था। ये इसके लिए बैठ जाएगा नहीं, ये हाइड्राजोन ही तो है, ये करस्पॉन्डिंग फिनाइल हाइड्राजोन ही है। तो ग्लूकोज की रिएक्शन आप याद कीजिए कि ग्लूकोज की रिएक्शन फिनाइल हाइड्राजीन से करते हैं। हालांकि 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन तो 2,4-DNP तो ग्लूकोज से रिएक्शन नहीं करता, लेकिन फिनाइल हाइड्राजीन तो करता है। और फिनाइल हाइड्राजीन रिएक्शन करके कुछ इस तरह का कंपाउंड बनाते थे जिसे ओसाजोन कहते हैं। पर यहाँ उससे रिलेटेड बात पूछी ही नहीं है, सिंपल सी बात पूछी है इसने तो कि भाई ये बता दो आप तो ग्लूकोज से हाइड्राजोन, करस्पॉन्डिंग हाइड्राजोन कौन बनाएगा, तो फिनाइल हाइड्राजोन बनाएगा। यहाँ ये रिमेनिंग पार्ट है ग्लूकोज का। ठीक है, तो यही है हाइड्राजीन। किसी भी कीटोन के साथ में हाइड्राजोन बनाने वाले तो हाइड्राजीन ही होंगे ना, तो स्पेसिफिक हाइड्राजीन यही होंगे। तो थर्ड बैठ गया, तो एस के लिए आएगा थर्ड। ठीक है, क्यू के लिए 5 ही आ रहा है डायरेक्ट ही, फोर्थ किसी के लिए नहीं आ रहा, चेक करते हैं। लेसन है एक्सट्रैक्ट ऑफ द कंपाउंड treated with dilute HCl followed by addition of aqueous FeCl3 give blood red color। देखो ऐसा लेसन एक्सट्रैक्ट बनाते हैं हम लोग, तो लेसन एक्सट्रैक्ट जिन कंपाउंड्स में कार्बन, मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो कार्बन तो होगा ही, उसके साथ में नाइट्रोजन और सल्फर हो, और इसको उस कंपाउंड की रिएक्शन सोडियम मेटल से हाई टेम्परेचर पे करा के सोडियम एक्सट्रैक्ट बनाया गया। ये सोडियम एक्सट्रैक्ट आइसोसाइनाइड का होता है। ठीक है ना, SCN लिख दो, इसका होता है।
ये रिएक्शन करता है पहले तो FeSO4 से, फिर रिएक्शन करता है Fe+3 सॉल्ट से। नहीं नहीं नहीं, ये तो वो इसने तो डायरेक्ट ही FeCl3 टेस्ट बोला है ना। तो FeCl3 मतलब Fe+3 से रिएक्शन करता है और फेरिक थायोसाइनेट में आता है। ये ब्लड रेड कलर का होता है। तो ये वास्तव में किसका टेस्ट है? ये नाइट्रोजन एंड सल्फर का टेस्ट है। जिस कंपाउंड में, जिस ऑर्गेनिक कंपाउंड में नाइट्रोजन सल्फर दोनों हैं, दोनों होने चाहिए, वो ये टेस्ट दे देगा, ब्लड रेड टेस्ट। तो यहां दिए गए ऑप्शन में किसी में भी सल्फर दिखाई नहीं दे रहा। नाइट्रोजन तो सभी में है लेकिन सल्फर किसी में नहीं दिखाई दे रहा, इसलिए ये किसी के साथ भी मैच नहीं कर रहा है। ठीक है, फिर आखिरी में जो पांचवा ऑप्शन है उसमें लिखा हुआ है आफ्टर कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस इट गिव निनहाइड्रीन टेस्ट एंड इट डज नॉट गिव पॉजिटिव थैलीन डाई टेस्ट। निनहाइड्रीन टेस्ट तो मैंने आपको बता ही दिया किस किस का है। पेप्टाइड बॉन्ड इसमें भी थे, पेप्टाइड बॉन्ड इसमें भी थे। इन दोनों में पेप्टाइड बॉन्ड नहीं है तो इनसे मैच करेगा भी नहीं। ठीक है, तो इससे ही करने वाला है। पेप्टाइड बॉन्ड इसमें है, आपने देखा होगा, तो दिखाऊं मैं आपको, अभी बताता हूं हाइड्रोलाइसिस के बाद में। तो हाइड्रोलाइसिस के बाद इट विल गिव निनहाइड्रीन टेस्ट। तो हाइड्रोलाइसिस के बाद में अमीनो एसिड बनाएगा, अभी बनाता हूं। और थैलीन डाई टेस्ट, थैलीन डाई टेस्ट किसका होता है? आपने फिनॉल की रिएक्शन पढ़ी थी थैलिक एनहाइड्राइड से, जिससे फिनाफ्थलीन इंडिकेटर बना था। ठीक है, फिनॉल का टेस्ट है ये। थैलीन डाई टेस्ट जो है ये फिनॉल ग्रुप का टेस्ट है। टेस्ट ऑफ फिनॉलिक ग्रुप, टेस्ट ऑफ फिनॉल्स या फिनॉलिक कंपाउंड्स। तो ऐसा कहा है कि इस कंपाउंड में फिनॉलिक ग्रुप नहीं है, ये दे तो है फिनॉलिक ग्रुप, इसमें नहीं है फिनॉलिक ग्रुप। और दूसरा, उसमें हाइड्रोलाइसिस के बाद में वो बन रहा है, क्या नाम है, क्या बोलते हैं उसे, अमीनो एसिड बन रहा है। तो अमीनो एसिड तो बन रहा है भाई ऐसा, तो अमीनो एसिड बनेगा तो इसका आंसर यही होगा, मतलब क्यू के लिए 5 ही बैठेगा। अच्छा, कौन कौन से अमीनो एसिड बन रहे हैं थोड़ा ध्यान से देखोगे तो पता पड़ेगा। हाइड्रोलाइसिस के बाद ये क्या बन जाएगा, ये वाला बॉन्ड टूटेगा, ये वाला बॉन्ड टूटेगा, ये वाला बॉन्ड टूटेगा। ठीक है, और बॉन्ड टूटने के बाद क्या बना, ये वाला पार्ट तो बन गया एलानिन। हाइड्रोलाइसिस के बाद यहां कार्बोक्सिलिक एसिड आ जाएगा, यहां NH2 आ जाएगा, और ये वाला पार्ट बन गया वैलिन, ये वैलिन बन जाएगा। तो निनहाइड्रीन टेस्ट तो हो ही जाएगा, अमीनो एसिड्स बन गए, अमीनो एसिड दे सकते हैं निनहाइड्रीन टेस्ट। चले आगे। हाँ, ये 2022 का क्वेश्चन है, अगेन मैचिंग का क्वेश्चन है। लिस्ट 1 में कुछ कंपाउंड्स के नेम दिए हैं, और लिस्ट 2 में अगेन वही टेस्ट ऑफ रिएक्शंस दिए गए हैं, टेस्ट ऑफ कंपाउंड दिए गए हैं। फर्स्ट लिस्ट में पहला तो कंपाउंड है एनिलीन। एनिलीन का स्ट्रक्चर सभी जानते हैं, रिएक्शन भी आपने पढ़ी होगी, नहीं पढ़ी होगी तो क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। नेक्स्ट लिखा हुआ है क्रीसॉल। क्रीसॉल होता है OH, और ऑर्थो क्रीसॉल बोला है तो CH3 साथ में ऑर्थो पोजीशन पे। सिस्टीन, सिस्टीन नाम का एक अमीनो एसिड होता है जो कि कुछ इस तरह का है। सिस्टीन सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड है। ये रहा सिस्टीन का स्ट्रक्चर, CH2SH या CH2CH2 SH, यही होता है। ठीक है ना। नेक्स्ट लिखा हुआ है कैप्रोलैक्टम। तो कैप्रोलैक्टम नाइलॉन 6 बनाने के लिए यूज करते हैं। एक साइक्लिक अमाइड है जिसमें 7 मेंबर रिंग है, नाइट्रो को इंक्लूड करते हुए, नाइट्रोजन को इंक्लूड करते हुए। तो ये कंपाउंड्स हैं, इनके लिए कुछ टेस्ट गिवन है, उन टेस्ट को देखो। पहले लिखा हुआ है सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट, मतलब लेसाने टेस्ट की बात की गई है। तो लेसाने टेस्ट, लेसाने सॉल्यूशन सोडियम एक्सट्रैक्ट ऑफ द कंपाउंड ऑन बॉइलिंग विद FeSO4, और उसके बाद एसिडिक मीडियम में सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में रिएक्शन कर दिया जाए तो पर्शियन ब्लू कलर आता है। नाइट्रोजन का टेस्ट है, साफ दिखाई दे रहा है कि जिस कंपाउंड में अगर नाइट्रोजन है, उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में नाइट्रोजन है, तो उसे अगर हीट किया जाए सोडियम मेटल के साथ तो साइनाइड बनते हैं,
और फिर रिएक्शन कर दी जाए। ये नाइट्रोजन का टेस्ट मुझे बताना पड़ेगा, है ना। ये नाइट्रोजन टेस्ट है ना, नाइट्रोजन के लिए लिख देता हूं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें कार्बन और नाइट्रोजन दोनों मौजूद होते हैं उसको सोडियम के प्रेजेंस में हीट करते हैं तो सोडियम साइनाइड बनता है। फिर उसकी रिएक्शन FeSO4 से इन्होंने एसिडिक मीडियम में कराई है और वो आगे एसिडिक मीडियम में कन्वर्ट हो जाता है FeCl3 Fe+3 में, फेरिक से फेरस से फेरिक में भी कन्वर्ट होता है और फिर रिएक्शन में बनता है ऐसा ही कुछ कंपाउंड बनता है FeSO4 नहीं, फेरी फेरोसाइनाइड बनता है। अब ये तो याद रखना पड़ेगा, फेरी फेरोसाइनाइड जो कि ये +4 स्टेट में है तो यहाँ प्लस, और ये फेरी ये 3 में है तो यहाँ तो आएगा 3, ये 2 में है तो 2 4 यहाँ आएगा 4, ठीक है ना। ये फेरी फेरोसाइनाइड है और ये पोर्शन ब्लू कलर का होता है तो ये नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड का हो सकता है। तो नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड तो ये भी है, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड तो ये भी है, ठीक है। मल्टीपल, और नाइट्रोजन तो इसमें भी है, इसमें भी है, ठीक है ना। तो यहीं लिख देता हूं, P यहां भी होगा, P यहां भी होगा, P यहां भी होगा। क्लियर है, इसको मिटा देते। नेक्स्ट बोला है सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट, अगेन वही सोडियम एक्सट्रैक्ट की बात कर रहा है, ऑफ द कंपाउंड ऑन ट्रीटमेंट विद सोडियम नाइट्रोप्रूसाइड गिव्स ब्लड रेड कलर। वैसे तो सोडियम नाइट्रोप्रूसाइड के साथ ब्लड रेड कलर आता नहीं है, वैसे ब्लड रेड कलर जो टेस्ट है वो है नाइट्रोजन और सल्फर का कंबाइंड टेस्ट, ठीक है ना। नाइट्रोजन और सल्फर किसी कंपाउंड में मौजूद हो तो सोडियम एक्सट्रैक्ट उस कंपाउंड का जब बनाया जाता है जिसमें कार्बन तो होगा ही क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड है, नाइट्रोजन और सल्फर भी हो तो वो नाइट्रोजन थायोसाइनेट बना देते हैं और वो फेरिक से रिएक्शन करके Fe+3 से रिएक्शन करके ब्लड रेड कलर का थायोसाइनेट बनाता है। ये ब्लड रेड कलर का होता है, ठीक है। सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड में भी Fe+3 स्टेट में है, हालांकि वो कोऑर्डिनेशन स्फीयर में है तो रिएक्शन नहीं करना चाहिए, बट अब हाई टेम्परेचर पे कुछ रिएक्शन कर दें तो पॉसिबल भी है कि ये रिएक्शन हो जाए, तो इसके अलावा कोई ऑप्शन कहीं बैठता भी नहीं है। तो इस कंपाउंड में नाइट्रोजन और सल्फर एक साथ इसी कंपाउंड में है P में, तो ये इसके लिए मतलब सिस्टीन में, तो इसके लिए P के साथ में Q भी बैठ जाता है, ऑप्शन हो सकता है, ठीक है ना, वरना किसी ऑप्शन के लिए आएगा ही नहीं। Q और Q सभी ऑप्शंस में दिया हुआ है। नेक्स्ट देखो, एडिशन ऑफ द कंपाउंड टू द सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट, और उस केस में क्या होगा कि बुदबुदाहट के साथ में CO2 गैस रिलीज हो जाएगी। अब CO2 गैस तो रिलीज वही होगी ना जब कार्बोक्सिलिक एसिड बैठा हो, क्योंकि सोडियम बाइकार्बोनेट की रिएक्शन एसिडिक मीडियम में होती है कार्बोक्सिलिक एसिड से सल्फोनिक एसिड से, उस केस में CO2 की फ्यूम्स बाहर, मतलब CO2 बाहर निकलेगी, तो वो केवल इसी के साथ में होगा, तो इसके साथ में R ऑप्शन भी आएगा क्योंकि ये अमीनो एसिड है, ठीक है ना। फिनॉल इतना टेस्ट नहीं देता, फिनॉल की एसिडिक स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा नहीं है कि सोडियम बाइकार्बोनेट से रिएक्शन कर ले। सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट कार्बोक्सिलिक एसिड, सल्फोनिक एसिड या स्ट्रॉन्ग एसिड ही देते हैं। जो कार्बोनिक एसिड से स्ट्रॉन्गर होते हैं, मतलब H2SO4 से H2CO3 से स्ट्रॉन्गर होते हैं, वही ये टेस्ट दे सकते हैं, तो इसके लिए R भी हो गया। नेक्स्ट लिखा हुआ है द कंपाउंड रिएक्ट विद ब्रोमीन वाटर टू गिव व्हाइट कलर का PPT। अब ब्रोमीन वाटर के साथ में व्हाइट कलर का PPT एनिलीन दे देगा। कैसे? क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है कि एनिलीन और फिनॉल की रिएक्शन ब्रोमीन वाटर से हो जाती है, तो यहां एनिलीन दिया हुआ है, एनिलीन की रिएक्शन जब ब्रोमीन वाटर से करा दोगे तो ट्राइब्रोमो एनिलीन बनेगा, ये व्हाइट कलर का होता है, ट्राइब्रोमो एनिलीन व्हाइट कलर का PPT, ठीक है। तो ये बेस्ट ऑप्शन इसके साथ में, किसके साथ में आ जाएगा? एनिलीन के साथ में, तो S भी हो जाएगा इसके साथ में, PS। नेक्स्ट लिखा हुआ है ट्रीटिंग द कंपाउंड विद न्यूट्रल FeCl3 एंड वॉयलेट कलर आता है, तो ये फिनॉल्स का टेस्ट है। फिनॉल की रिएक्शन जब FeCl3 के साथ में कराते हैं तो वॉयलेट कलर का स्पेसिफिक
कलर्ड वाले जो कॉम्प्लेक्स बनते हैं तो वो फिनॉलिक ग्रुप से साथ में होता है, और फिनॉल जो है वो ये रहा, तो टी इसके लिए आ जाएगा। तो फर्स्ट का होना चाहिए पीएस, पीएस यहां भी नहीं है, यहां भी नहीं है, यहां ये डी ऑप्शन देखो, फर्स्ट का है पीएस, सेकंड का है टी, बिल्कुल सही है। पी क्यू आर, पी कहां गायब हो गया इसका, पी भी होना चाहिए, अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी, यहां थोड़ा गड़बड़ हो गया, पी नहीं होना चाहिए, कारण बताता हूं मैं। कारण ये है क्योंकि अगर इस कंपाउंड में तो सल्फर भी है और नाइट्रोजन और सल्फर एक साथ हो, तो अगर यहां आप रिएक्शन करेंगे तो ये Fe+3 से जब रिएक्शन करेगा तो ब्लड रेड कलर में कन्वर्ट हो जाएगा, पर्शियन ब्लू कलर नहीं देगा। तो ये पी ऑप्शन नहीं होना चाहिए इसमें, ये ऑप्शन नहीं आएगा, हटा देते हैं इसको। इसमें क्यू ऑप्शन है, क्यू आर, पी नहीं आएगा। क्लियर है? नेक्स्ट, फोर्थ में तो पी बता ही दिया, तो आंसर इसका हो गया डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 2021 का क्वेश्चन है ये, और इसमें लिखा हुआ है कि ये जो रिएक्शन गिवन है उसमें टोटल नंबर ऑफ एटम्स जो कि sp2 हाइब्रिडाइज्ड हैं इस मेजर प्रोडक्ट में आपको बताने हैं। ठीक है, तो रिएक्शन गिवन है इस कंपाउंड की, यही लिख देता हूं। फर्स्ट स्टेप में इसकी ओजोन से रिएक्शन की गई है, वो भी जिंक प्लस H2O की प्रेजेंस में। फर्स्ट स्टेप में ओजोन डाला गया है, सेकंड स्टेप में जिंक H2O डाला गया है। ये है रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस। तो इसका रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस करोगे तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड डिसोशिएट होंगे, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड डिसोशिएट होंगे, और डबल बॉन्ड के दोनों कार्बन पे C डबल बॉन्ड O आ जाएगा। तो जैसा स्ट्रक्चर बना है वैसा का वैसा ही मैं बना देता हूं यहां पर। ये डबल बॉन्ड कहां कहां है वो देख लेते हैं, इस तरीके से। यहां डबल बॉन्ड था, यहां डबल बॉन्ड था, वो डबल बॉन्ड टूट गया, तो यहां डबल बॉन्ड O आ गया, यहां डबल बॉन्ड O आ गया, यहां डबल बॉन्ड O आ गया, और यहां डबल बॉन्ड O आ गया। ठीक है, अब इसकी रिएक्शन NH2OH से करा दी एक्सेस में लेकर। अब देखो कीटोन की रिएक्शन जब NH2OH हाइड्रोक्सिल अमीन से होगी तो ऑक्साइम बनेगा। तो सिंपल सी बात है कि इसके 4 मॉलिक्यूल्स यहां भी रिएक्शन करेंगे, एक यहां एक यहां एक यहां, तो सभी पोजीशन पे करस्पॉन्डिंग ऑक्साइम बना देते हैं। तो इसको मैं कॉपी मार लेता हूं एक बार, ये कॉपी किया और प्रोडक्ट भी बना देते हैं। इसकी रिएक्शन हुई NH2OH से हाइड्रोक्सिल अमीन से, 4 मॉलिक्यूल रिएक्शन करेंगे और जहां जहां ऑक्सीजन है वो ऑक्सीजन हट जाएगा, उसकी जगह NHOH आ जाएगा। रिएक्शन तो आपको पता ही है, NH2OH है, यहाँ के दोनों H निकल जाएंगे और कीटोन का ऑक्सीजन निकल जाएगा H2O की फॉर्म में, और ये बन जाएगा। ऐसे ही यहां भी, यहां भी, और यहां भी, ये वाला फाइनल प्रोडक्ट है P। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में पूछा है कि sp2 हाइब्रिडाइज्ड एटम कितने हैं, तो भाई ये कार्बन पे एक पाई बॉन्ड दिखाई दे रहा है, ये भी sp2 है, और यहाँ नाइट्रोजन भी देख लीजिए, नाइट्रोजन पर एक पाई बॉन्ड और दो सिग्मा बॉन्ड और एक लोन पेयर है। जब नाइट्रोजन पर एक पाई बॉन्ड हो और एक लोन पेयर हो और एक सिंगल बॉन्ड हो तो ये भी sp2 स्टेट में होता है। तो कार्बन sp2 है, 4 कार्बन sp2 स्टेट में है और 4 नाइट्रोजन sp2 स्टेट में है, तो इसमें 8 sp हाइब्रिडाइज्ड एटम हो गए। ठीक है, तो आंसर इसका हो गया 8। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 2020 का क्वेश्चन है, क्वेश्चन में पूछा है एन ऑर्गेनिक कंपाउंड C8H10O, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन देखो इसका, अगर ये एल्केन होता तो हाइड्रोजन डबल से 2 ज्यादा मतलब 18 होते, 18 के रेस्पेक्ट में 8 हाइड्रोजन कम है, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन इसका 4 है, और ये रोटेट करता है प्लेन पोलराइज्ड लाइट को, मतलब ये ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है, क्योंकि जो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होता है वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को किसी ना किसी डायरेक्शन में रोटेट कर देता है। इट प्रोड्यूस पिंक कलर विद न्यूट्रल FeCl3 सॉल्यूशन, इसका मतलब ये फिनॉलिक है, क्योंकि फिनॉल की रिएक्शन जब FeCl3 के साथ की जाती है तो स्पेसिफिक कलर वाला कॉम्प्लेक्स बनता है, हालांकि पिंक कलर तो नहीं होता है,
वॉयलेट कलर होता है, पिंक तो अब बोल दिया अब इन्होंने, है ना। FeCl3 टेस्ट वॉयलेट कलर का, कभी कभी ब्लू कलर का, कभी ग्रीन कलर का भी होता है, पिंक तो नहीं होता है पर थोड़ा बहुत चलता है ना। क्या लिखा हुआ है, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ ऑल द पॉसिबल आइसोमर्स फॉर दिस कंपाउंड। इस कंपाउंड के जितने भी पॉसिबल आइसोमर्स हैं वो हमें बनाने हैं C8H10O2। देखो इसमें बेंजीन रिंग भी होनी चाहिए, उस बेंजीन रिंग पर OH भी जुड़ा होना चाहिए, सही है ना, क्योंकि बेंजीन रिंग पर OH होगा तभी तो फिनॉल कहलाएगा। एल्कोहल होता है sp3 कार्बन से बॉन्डेड है OH, तो यहां एरोमेटिक पर OH तो है, ये तो है ही है। कितने कार्बन यूज हो गए, 6 कार्बन यूज हो गए। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 4 यूज हो चुका है, 3 तो पाई बॉन्ड है और एक रिंग है। अब 2 कार्बन यूज करने हैं, एक ऑक्सीजन यूज करना है और कायरल कार्बन जरूर बनाना है। अब कायरल कार्बन के लिए तो यही होगा ना कि चारों ग्रुप डिफरेंट हो। 2 कार्बन सेट करते हैं तो एक कार्बन ये, एक कार्बन ये, अगर OH यहां रख दूं तो ये कायरल नहीं होगा क्योंकि ऑक्सीजन तो मुझे बिठाना ही है। तो यहां OH भी हो सकता है, OR भी हो सकता है, लेकिन कायरल कार्बन तभी होगा भाई जब इस कार्बन पर चारों ग्रुप डिफरेंट हो और ये दोनों कार्बन एक साथ ही होने चाहिए। डिफरेंट डिफरेंट कार्बन डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन पर, यहां कार्बन, तो कायरल कैसे बनेगा। तो ये क्या होगा, इस जगह OH ग्रुप है, फिर तो इस जगह चारों ग्रुप डिफरेंट हो गए, इसमें कायरल कार्बन है, एक H है, एक मिथाइल है, एक OH है और एक बेंजीन रिंग है। ऐसा ऑर्थो पे भी हो सकता है, मेटा पे भी हो सकता है, पैरा पे भी हो सकता है, क्योंकि फिनॉलिक तो होना ही चाहिए, FeCl3 टेस्ट कैसे देगा वरना, और ऑप्टिकली एक्टिव है तो कायरल कार्बन होना ही चाहिए, यही कंडीशन आएगी। तो ऑर्थो मेटा पैरा होंगे, 3 स्ट्रक्चरल आइसोमर बन गए। अब क्वेश्चन में तो ऑल पॉसिबल बोला है, हर किसी कंपाउंड में एक कायरल कार्बन है तो उसका डेक्स्ट्रोरोटेटरी और लिबोरोटेटरी दोनों फॉर्म काउंट करेंगे 2, क्योंकि एक ही कायरल कार्बन है तो डेक्स्ट्रोरोटेटरी लिबोरोटेटरी 2 इसके बनेंगे, और इसमें भी एक ही कायरल कार्बन है तो इसके भी 2 फॉर्म बनेंगे। तो टोटल 6 इसका आंसर आ जाएगा कि 6 ऐसे आइसोमर हो सकते हैं। सारे आइसोमर को इंक्लूड कर लिया, ऑप्टिकल एक्टिव के दोनों फॉर्म को भी इंक्लूड कर लिया कि इसमें 6 आइसोमर ऐसे होंगे जो इन कंडीशन को फुलफिल करते हैं। ठीक है, चले आगे। हाँ, 2013 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि कंपाउंड है जो कि CO2 लिबरेट नहीं करता है सोडियम बाइकार्बोनेट के एक्वस सॉल्यूशन के साथ। देखिए, सोडियम बाइकार्बोनेट की रिएक्शन जब स्ट्रॉन्गर एसिड से होती है और वो एसिड कार्बोनिक एसिड से स्ट्रॉन्गर होना चाहिए तो वो CO2 गैस जरूर रिलीज करता है। कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड या कोई भी सल्फोनिक एसिड या पिक्रिक एसिड जो कि कार्बोनिक एसिड से स्ट्रॉन्गर होते हैं, HCl वगैरह तो खैर उनका तो जवाब ही क्या है, वो तो होंगे होंगे, ये सभी सोडियम बाइकार्बोनेट से रिएक्शन करके CO2 गैस रिलीज करेंगे ही करेंगे। ये सभी CO2 गैस रिलीज करते हैं। क्वेश्चन में कहा ये नहीं होना चाहिए, ऐसा कौन है जिनमें ये नहीं होना चाहिए। बेंजोइक एसिड में तो स्वयं कार्बोक्सिलिक एसिड विराजमान है तो डज नॉट बोला है तो ये नहीं हो सकता। बेंजीन सल्फोनिक एसिड में भी सल्फोनिक एसिड रिएक्शन करेगा, सल्फोनिक एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ तो कार्बोक्सिलिक एसिड से भी ज्यादा होती है तो ये भी नहीं होगा। सैलिसिलिक एसिड क्या होता है, सैलिसिलिक एसिड भी एसिड ही होता है, ये सैलिसिलिक एसिड है, इसमें भी कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये भी सोडियम बाइकार्बोनेट से रिएक्शन कर लेगा। और कार्बोलिक एसिड फिनॉल तो ये रिएक्शन नहीं देता है। हाँ, फिनॉल पर 3 नाइट्रो लगा दिए जाए तो उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ काफी बढ़ जाती है, तब वो टेस्ट दे सकता है, ऐसा तो नहीं देगा। तो आंसर इसका डी ही होगा। ठीक है, चले आगे। हाँ, ये 2012 का क्वेश्चन है। इसमें लिखा हुआ है आइडेंटिफाई बाइनरी मिक्सचर या मिक्सचर्स दैट कैन बी सेपरेटेड इनटू इंडिविजुअल कंपाउंड्स बाय डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन। ठीक है, यहां 2 स्कीम दी गई है। यहां 2 कंपाउंड है, कंपाउंड 1 एंड कंपाउंड 2, उनको सेपरेट करना है। तो NaOH के एक्वस सॉल्यूशन से भी दोनों कंपाउंड सेपरेट हो जाते हैं और सोडियम बाइकार्बोनेट के एक्वस सॉल्यूशन से भी दोनों कंपाउंड सेपरेट हो जाते हैं।
सेपरेट का मतलब है एक कंपाउंड डिसॉल्व हो जाता है और दूसरा डिसॉल्व नहीं होता है। ये स्कीम तब फेल हो जाएगी जब दोनों कंपाउंड डिसॉल्व हो गए या दोनों ही कंपाउंड डिसॉल्व नहीं हुए, तो दोनों ही कंडीशन में स्कीम फेल हो जाएगी, मतलब सेपरेशन नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि NaOH में कौन डिसॉल्व हो सकता है, सोडियम बाइकार्बोनेट में कौन डिसॉल्व हो सकता है। NaOH तो एक स्ट्रॉन्ग बेस है, सोडियम बाइकार्बोनेट एक वीक बेस है। जो स्ट्रॉन्ग बेस है वो वीक एसिड के साथ भी सॉल्ट बना लेता है और स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ तो सॉल्ट बना ही लेता है। वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ ही सॉल्ट बना सकता है और डिसॉल्व हो सकता है, वीक बेस के साथ, वीक एसिड के साथ डिसॉल्व नहीं हो सकता है। ठीक है, इसको इस तरीके से लेते हैं कि जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड है, पहले तो मैं ले लेता हूं किसको, NaOH को। NaOH स्ट्रॉन्ग बेस होता है, ठीक है, और सोडियम बाइकार्बोनेट एक वीक बेस होता है, वीक बेस होता है। ठीक है, याद रखना जो एसिडिक मीडियम में सॉल्युबल नहीं है, जो एसिड होता है वो एसिडिक मीडियम में सॉल्युबल नहीं होगा, और जो बेस होगा वो बेसिक मीडियम में सॉल्युबल नहीं होगा, बशर्ते उनका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होना चाहिए। केवल ऐसा नहीं कि पानी में ही डिसॉल्व हो जाए, जैसे मॉलिक्यूलर वेट बहुत कम है और अल्कोहल है कोई, तो वैसे ही वाटर में डिसॉल्व हो जाएगा, वहां एसिडिक स्ट्रेंथ और बेसिक स्ट्रेंथ का मतलब ही नहीं होता। लेकिन मॉलिक्यूलर वेट भी ठीक ठाक हो, कम से कम 4 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन से ज्यादा हो, और फिर वहां देखना पड़ेगा कि एसिडिक मीडियम है तो वो बेसिक मीडियम में डिसॉल्व होगा क्योंकि सॉल्ट बना लेगा, और बेसिक मीडियम है तो एसिडिक मीडियम में डिसॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट को ध्यान रखते हुए मैं यहां आपको कुछ केसेस बना के देता हूं। जैसे यहां आप देख लीजिए, फिनॉल है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड, फिनॉल, ये अल्कोहल है, बेंजाइल अल्कोहल है। तो मैं इन्हीं के एग्जांपल लेता हूं कुछ से मिलते जुलते, कि जैसे इसकी रिएक्शन अगर मैं किसी कार्बोक्सिलिक एसिड से करा दूं जो कि स्ट्रॉन्ग एसिड है, या सल्फोनिक एसिड से करा दूं, ये भी स्ट्रॉन्गर एसिड है, तो ये स्ट्रॉन्गर एसिड तो NaOH में भी सॉल्युबल हो जाएगा और सोडियम बाइकार्बोनेट में भी सॉल्युबल हो जाएगा, क्योंकि NaOH के साथ भी ये दोनों सॉल्ट बन जाते हैं और सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ भी सॉल्ट बन जाते हैं। ऐसे ही फिनॉल की बात करूं, अब फिनॉल वीक बेसिक है, बेसिक तो है पर वीकर बेसिक है, तो फिनॉल आसानी से स्ट्रॉन्ग NaOH के साथ में तो सॉल्ट बना सकता है और डिसॉल्व हो सकता है। सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ फिनॉल सॉल्ट नहीं बनाता, डिसॉल्व नहीं होगा। अल्कोहल की बात करें, और स्पेशली यहां बेंजाइल अल्कोहल दिया है, अल्कोहल भी मैंने कहा ना कार्बन ज्यादा होनी चाहिए उसमें, कम कार्बन होगा तो दोनों ही केस में डिसॉल्व हो जाएगा। इसमें अगर कार्बन का नंबर कम है, कार्बन नंबर 1 या कार्बन नंबर 2, मतलब 1 और 2 कार्बन है, तो वो तो वैसे ही एक्वस मीडियम में वाटर के साथ में H बॉन्डिंग बना के डिसॉल्व हो जाएगा। कार्बन ज्यादा की बात कर रहा हूं कि कार्बन क्या होने चाहिए, कार्बन इसमें C3 4 5 से ज्यादा होने चाहिए, तो फिर उस केस में H बॉन्डिंग से काम बनता नहीं है, मॉलिक्यूलर वेट के साथ में फिर सॉल्ट बनना चाहिए। ये बहुत वीक एसिड है, बहुत वीक एसिड है, ना तो ये NaOH के साथ रिएक्शन करता, सॉल्ट नहीं बनाता, और ना ये सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ सॉल्ट बनाता, तो यहां दोनों के साथ ही सॉल्ट नहीं बनाता। इस कॉन्सेप्ट के बेसिस पे काम करेंगे। ठीक है, तो देखो यहां फिनॉल है और कार्बोक्सिलिक एसिड होता, अगर ये दोनों कंपाउंड में से एक फिनॉल होता और एक कार्बोक्सिलिक एसिड होता, तो ध्यान से सुनिए, अगर आप इसकी रिएक्शन NaOH से करा देते तो NaOH के साथ ये दोनों ही डिसॉल्व हो जाते, क्योंकि NaOH के साथ फिनॉल भी डिसॉल्व हो जाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड भी डिसॉल्व हो जाता है। तो ये इसके लिए स्कीम 1 S1 कर देता हूं, स्कीम 1, इसको S1 कर मान लीजिए और इसको S2 मान लीजिए, स्कीम 2। तो यहां S1 जो है वो फेल हो गई, क्यों, क्योंकि दोनों ही डिसॉल्व हो गए। हाँ, S2 देख लीजिए, सोडियम बाइकार्बोनेट में ये डिसॉल्व नहीं होता फिनॉल, लेकिन कार्बोक्सिलिक एसिड डिसॉल्व हो जाता, तो S2 यहां सक्सेस हो जाती। लेकिन क्वेश्चन में तो अपन को दोनों ही मेथड से सेपरेशन होना चाहिए, क्वेश्चन में तो यही लिखा है कि सेपरेटेड बाय दीज 2 स्कीम्स। ठीक है ना, जैसे ये चीज आ गई। अब आप देखो, यहां कार्बोक्सिलिक एसिड है और यहां बेंजाइल अल्कोहल है, फिनॉल नहीं है, अल्कोहल है।
तो स्कीम 1 में NaOH के साथ कार्बोक्सिलिक एसिड डिसॉल्व हो जाएगा, लेकिन अल्कोहल डिसॉल्व नहीं होगा। स्कीम 2 में सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ कार्बोक्सिलिक एसिड डिसॉल्व हो जाएगा, ये अल्कोहल डिसॉल्व नहीं होगा। तो इस S1 में भी ये काम कर जाएगा और S2 में भी ये काम कर जाएगा, दोनों में काम करना चाहिए, इसलिए आंसर बी होना चाहिए। सी को देखो, ये अल्कोहल है और ये फिनॉल है। यहां अगर NaOH डालोगे तो अल्कोहल तो डिसॉल्व नहीं होगा, क्योंकि इसमें एरोमेटिक रिंग भी है। देखो एरोमेटिक रिंग से भी तो वेट बढ़ जाता है, और एरोमेटिक रिंग वैसे भी हाइड्रोफोबिक होती है, डिसॉल्व नहीं होती एक्वा सॉल्यूशन में। NaOH में वैसे ही फिनॉल कुछ काम नहीं करने वाला, मैंने बता दिया। अल्कोहल के साथ कोई रिएक्शन नहीं होने वाली, तो NaOH में ये डिसॉल्व नहीं होगा, फिनॉल डिसॉल्व हो जाएगा। तो एक डिसॉल्व हो गया, दूसरा नहीं हुआ, तो स्कीम 1 काम कर गई। मैंने कहा ना, एक हो जाना चाहिए, दूसरा नहीं होना चाहिए। दोनों ही सॉल्युबल हो गए तब भी सेपरेशन नहीं होगा, दोनों ही इनसॉल्युबल रहेंगे तब भी सेपरेशन नहीं होगा। सोडियम बाइकार्बोनेट में ना तो अल्कोहल डिसॉल्व होगा ना फिनॉल डिसॉल्व होगा, तो स्कीम 2 यहां फेल हो जाएगी, काम की नहीं रहेगी, इसलिए हमारे लिए ऑप्शन भी काम का नहीं रहेगा। डी ऑप्शन देखो, डी ऑप्शन में भी अल्कोहल है और ये भी कार्बोक्सिलिक एसिड है, भले ही वेट थोड़ा ज्यादा है लेकिन है कार्बोक्सिलिक एसिड। तो NaOH में अल्कोहल डिसॉल्व नहीं होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड हो जाएगा, एक डिसॉल्व हुआ दूसरा नहीं हुआ, स्कीम 1 काम कर जाएगी। स्कीम 2 में अल्कोहल डिसॉल्व नहीं होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड हो जाएगा, तो यहां भी काम कर जाएगा, तो इसलिए इसका आंसर डी भी होना चाहिए। ठीक है, चले आगे। 2010 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में पूछा है, अमंगेस्ट द फॉलोइंग द टोटल नंबर ऑफ कंपाउंड सॉल्युबल इन एक्वस NaOH इज आर, जो भी है। एक्वस NaOH में कौन सॉल्युबल होगा और कौन सॉल्युबल नहीं होगा, हमें बस ये पहचानना है, बस इतना सही है। देखो कॉन्सेप्ट है कि अगर सॉल्यूशन है NaOH का, एक्वस NaOH का, जो कि एक स्ट्रॉन्ग बेस है, ठीक है। अब देखो है तो वाटर में ना, जो वाटर बेस में मतलब वाटर सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो जाएगा, वो कंपाउंड तो सॉल्युबल हुआ ही ना। अब कोई भी ऐसा कंपाउंड जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है वाटर के साथ, वो उसमें सॉल्युबल होना चाहिए, लेकिन ध्यान रखिएगा मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा नहीं होना चाहिए। कोई भी ऐसा कंपाउंड जो वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाए और उसका मॉलिक्यूलर वेट कम हो, तो इसको स्टैंडर्ड मान लीजिए कि कार्बन 3 कार्बन से तो कम ही होना चाहिए। 1-2 कार्बन वाला तो सॉल्युबल होगा ही होगा हमेशा वाटर में, चाहे वो NaOH का सॉल्यूशन हो, चाहे वो सोडियम बाइकार्बोनेट का सॉल्यूशन हो, चाहे वो HCl का सॉल्यूशन हो, उन सभी में डिसॉल्व हो जाएंगे वो कंपाउंड जो कि लाइट वेट कंपाउंड है और वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करते हैं। इससे कोई मतलब नहीं है कि वो एसिडिक नेचर के हैं कि बेसिक नेचर के हैं। ठीक है, ये मैंने लिखा नहीं है, समझा दिए। कार्बन नंबर 2 तक मैंने बोला, 3 भी वैसे कुछ कंपाउंड सॉल्युबल हो जाते हैं, कुछ कुछ जो है वो सॉल्युबल नहीं होते। 4 वाले थोड़ा सा सॉल्युबिलिटी में थोड़ा नाटक करना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन कुछ में फिर भी सॉल्युबल हो जाते हैं, लेकिन स्टैंडर्ड मैंने 1-2 तक बोल दिया। तो जो भी कंपाउंड स्मॉल कंपाउंड, ऐसा कर देता हूं, स्मॉल कंपाउंड, मैं पढ़ाने लग गया यहां पर। स्मॉल कंपाउंड जैसे कि कार्बन नंबर 3 से कम होना चाहिए उसमें, है ना, और वो हो सकता है अल्कोहल हो सकता है, ये भी H बॉन्डिंग कर सकता है नाइट्रोजन के साथ में, प्राइमरी अमीन हो सकता है, कार्बोक्सिलिक एसिड हो सकता है, सल्फोनिक एसिड हो सकता है, और भी कई कंपाउंड हो सकते हैं। ये सभी वाटर के साथ H बॉन्डिंग कर सकते हैं, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन पर H या नाइट्रोजन पर H है, या नाइट्रोजन पर लोन पेयर भी है। कार्बन 3 होने चाहिए। इसके अलावा हायर वेट वाले कंपाउंड है ना, लार्ज मॉलिक्यूल। अब लार्ज मॉलिक्यूल का मतलब ये नहीं कि बहुत ही जबरदस्त मॉलिक्यूलर वेट हो, फिर बात गड़बड़ हो जाएगी, है ना। बात चल रही है भाई 6 कार्बन, 7 कार्बन, 8 कार्बन, 10 कार्बन, इतने तक चल जाएगा। तो लार्ज मॉलिक्यूल्स, तो उस केस में जो भी एसिडिक मॉलिक्यूल है वो डिसॉल्व हो जाता है, जैसे सभी तरह के कार्बोक्सिलिक एसिड या सभी तरह के सल्फोनिक एसिड, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये डिसॉल्व हो जाते हैं एक्वस NaOH में। ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड। अब वीक एसिड्स की बात करें तो एरोमेटिक OH ये भी डिसॉल्व हो जाते हैं, ये भी सॉल्युबल होंगे किसमें, एक्वस में, क्योंकि ये फिनॉल्स के साथ भी NaOH रिएक्शन कर लेता है। लेकिन अल्कोहल जिसमें
ये हायर अल्कोहल की बात कर रहा हूं ना, बड़े कार्बन वाला हायर अल्कोहल, तो ये इनसॉल्युबल होगा NaOH। हायर अमीन्स, स्पेशली एरोमेटिक कोई अमीन हो या हायर अमीन हो, इससे ज्यादा कार्बन हो, तो वो भी इनसॉल्युबल होंगे NaOH। अब इस कॉन्सेप्ट को बेस बनाकर मैं इस चीज को समझाता हूं। ये अमीन है, अमीन खुद बेस होता है और बड़ी अमीन है, वो भी एरोमेटिक अमीन है। एरोमेटिक पार्ट तो रिंग एक्वस कंडीशन में डिसॉल्व होना ही नहीं चाहता है। अगर एरोमेटिक पार्ट है तो तभी डिसॉल्व हो जाता है जब कुछ फायदा हो, सॉल्ट बन जाए। तो ये तो बेसिक है और ये भी बेस है, तो बेस के साथ ये सॉल्व नहीं होगा, डिसॉल्व नहीं होगा। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड, सभी कार्बोक्सिलिक एसिड NaOH के साथ सॉल्ट बनाते हैं, डिसॉल्व हो जाते हैं। एल्कोहल है, ये एल्कोहल तो डिसॉल्व नहीं होगा क्योंकि अल्कोहल बेस के साथ में, वो भी बड़ा साइज का अल्कोहल है, कार्बन भी ज्यादा है, एरोमेटिक वाला पार्ट है, डिसॉल्व नहीं होगा। फिनॉल डिसॉल्व हो जाता है, एरोमेटिक रिंग भले ही है लेकिन वो फिनॉल है, फिनॉल एसिड डिसॉल्व हो जाता है। यहाँ ये नाइट्रो जो है वो डिसॉल्व नहीं होगा, एरोमेटिक वाला पार्ट वैसे भी वाटर में डिसॉल्व नहीं होता है। ये फिनॉलिक पार्ट है, ये अमीन वाला पार्ट है, लेकिन फिनॉलिक पार्ट तो डिसॉल्व हो जाएगा। फिनॉल तो NaOH के साथ रिएक्शन करेगा, भले ये रिएक्शन ना करे, और सॉल्ट बना लेगा, वाटर में डिसॉल्व हो जाएगा। यहाँ ये तो हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोकार्बन NaOH में डिसॉल्व नहीं होगा, वो भी बड़े कार्बन है, कार्बन ज्यादा है इसमें। और ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये डिसॉल्व हो जाएगा। तो टोटल कितने कंपाउंड इसमें डिसॉल्व हो गए? 1 2 3 एंड 4। आंसर इसमें 4 हो गए। ठीक है, चले आगे। हाँ, 2007 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में पूछा गया है द नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स फॉर C6H14। C6H14 जिसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकाल के देखें 0 आ रहा है, मतलब ये एल्केन है। तो ऐसे कितने एल्केन बन सकते हैं? 6 कार्बन वाले। ठीक है, तो 6 कार्बन वाले बनाने हैं, तो एक तो वो हो जाएगा जिसमें स्ट्रेट चेन ही हो 6 कार्बन की, 1 2 3 4 5 6। एक ऐसा हो सकता है जिसमें 5 कार्बन की स्ट्रेट चेन हो और उस पर एक मिथाइल जुड़ा हो। एक मिथाइल यहां हो या यहां हो एक ही बात है, और यहां हो तो दूसरी बात है। इस कॉर्नर पे मिथाइल आ नहीं सकता, वरना मिथाइल की ये चेन बड़ी हो जाएगी और वो 6 कार्बन की चेन बन जाएगी। ठीक है ना, तो एक 5 कार्बन की चेन हो मेन चेन, तो मिथाइल यहां भी हो सकता है और मिथाइल यहां भी हो सकता है। अब 4 कार्बन की चेन लेते हैं। अब 4 कार्बन की चेन होगा तो इथाइल तो आएगा नहीं कहीं पर भी, क्योंकि इथाइल लगा दिया आपने तो चेन की साइज बड़ी हो गई, और ये वाला एग्जांपल ही बन जाएगा जिसमें अपन बड़ी साइज का एग्जांपल ले चुके हैं। तो 4 कार्बन की अगर मेन चेन रखनी है और टोटल कार्बन 6 करने हैं, तो 2 मिथाइल लगाने पड़ेंगे। 2 मिथाइल एक साथ इस जगह लगा दो या इस जगह लगा दो, एक ही बात है। यहां लगाओगे तो नंबरिंग इस तरफ से स्टार्ट करोगे, यहां लगाओगे तो नंबरिंग इस तरफ से स्टार्ट करोगे, सेम ही बात होगी। और 2 मिथाइल ऐसे भी हो सकते हैं। अगर 3 कार्बन की स्ट्रेट चेन होगी और 6 कार्बन उस पर लगाने हैं, तो आप 3 मिथाइल तो लगा नहीं सकते, कार्बन की वैलेंसी ज्यादा हो जाएगी। तो आंसर, स्ट्रक्चरल आइसोमर पूछा है तो आंसर हो जाएगा 5, C आंसर हो जाएगा। ठीक है, चले आगे। 2007 का ये क्वेश्चन है, मैचिंग का क्वेश्चन है। 2 कॉलम में दिया हुआ है, एक कॉलम में कंपाउंड्स दिए हैं और ये C ट्रिपल बॉन्ड है भाई, ये ट्रिपल बॉन्ड है। ठीक है, ये साइनाइड है और ये आयोडाइड। हाँ, इस तरफ कुछ कंपाउंड या आयन दिए हुए हैं और उसके लिए कुछ एप्रोप्रिएट प्रेसिपिटेट वगैरह के बारे में बात करनी है और हमें इसके लिए मैचिंग भी बनानी है। ठीक है, बेंजेल्डिहाइड। बेंजेल्डिहाइड किस किस से रिएक्शन करता है वो देख लेते हैं। ये कह रहा है गिव प्रेसिपिटेट विद 2,4-DNP 2,4-डाइफिनाइल हाइड्राजीन, तो बिल्कुल सही है। एल्डिहाइड और कीटोन, सभी एल्डिहाइड और कीटोन 2,4-डाइफिनाइल हाइड्राजीन के साथ में स्पेसिफिक कलर येलो ऑरेंज कलर का पीपीटी बनाते हैं, तो बिल्कुल सही है। एल्डिहाइड कीटोन की रिएक्शन 2,4-DNP से होगी तो पीपीटी बनेगा। फिर लिखा हुआ है गिव प्रेसिपिटेट विद सिल्वर नाइट्रेट, तो एल्डिहाइड्स टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट दे सकते हैं क्या? टॉलेंस रिएजेंट मानो इसे सिल्वर नाइट्रेट, हालांकि लिखना चाहिए अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, पर सिल्वर नाइट्रेट के साथ में ये टेस्ट देते हैं। एल्डिहाइड सिल्वर नाइट्रेट के साथ में कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं और सिल्वर मिरर बनाते हैं। क्या ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर सकता है क्या? बिल्कुल नहीं, इस पर तो न्यूक्लियोफाइल आके अटैक करता है, न्यूक्लियोफाइल की तरह काम नहीं करेगा।
इट इन्वॉल्व इन साइनोहाइड्रिन फॉर्मेशन, बिल्कुल सही है। किसी एल्डिहाइड कीटोन की रिएक्शन आप HCN से कर देते हैं बेसिक मीडियम में तो साइनोहाइड्रिन बन जाता है। इस ऑक्सीजन पे H आके जुड़ जाता है और कार्बन पे साइनाइड आ जाता है। ये साइनोहाइड्रिन ही तो है। तो साइनोहाइड्रिन में साइनाइड भी इन्वॉल्व है और एल्डिहाइड कीटोन भी इन्वॉल्व है, तो ये साइनोहाइड्रिन वाला केस तो बनेगा इसमें। ठीक है, चले आगे, दूसरे कलर से करते हैं। ये ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड प्रेसिपिटेट देता है क्या? 2,4-DNP के साथ नहीं देता। ट्रिपल बॉन्ड सिल्वर नाइट्रेट के साथ प्रेसिपिटेट देगा क्योंकि ये टर्मिनल एल्काइन है। टर्मिनल एल्काइन की रिएक्शन जब टॉलेंस रिएजेंट से होती है, टॉलेंस रिएजेंट से होती है, तो यहां जो कॉर्नर पर एल्काइन होता है वो सिल्वर से रिप्लेस हो जाता है और व्हाइट कलर का पीपीटी बनता है। तो ये तो सही है कि प्रेसिपिटेट देता है, इसके साथ में ये हो जाएगा। क्या ये न्यूक्लियोफाइल है? क्या नहीं है। क्या ये साइनाइड के फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होता है? क्या नहीं होता है। ठीक है, साइनाइड के फॉर्मेशन में कौन इन्वॉल्व होगा? या तो साइनाइड होगा या एल्डिहाइड कीटोन होगा। नेक्स्ट है साइनाइड। ये 2,4-DNP के साथ कोई पीपीटी नहीं बनाता, लेकिन ये सिल्वर नाइट्रेट के साथ पीपीटी बनाता है। आपने मेटलर्जी पढ़ा होगा। AgCN तो पीपीटी होता है, KSP बहुत ज्यादा नहीं होता है, इसका बहुत कम होता है, व्हाइट कलर का पीपीटी है। तो AgCN के साथ में, मतलब ये सिल्वर नाइट्रेट के साथ में AgCN का पीपीटी बना देता है। ठीक है, न्यूक्लियोफाइल तो है ही है, इसमें तो सोचने की बात ही नहीं है। साइनाइड तो अच्छा न्यूक्लियोफाइल है और ये साइनोहाइड्रिन फॉर्मेशन में भी यूजफुल है, मतलब उसमें इन्वॉल्व होता है। और कौन सा ले? व्हाइट कलर लेते हैं। आयोडाइड, आयोडाइड 2,4-DNP के साथ में कोई टैक्स नहीं देता है ना, लेकिन सिल्वर के साथ में सिल्वर आयोडाइड का तो पीपीटी होता है, बढ़िया सा येलो कलर का पीपीटी होता है। ठीक है, सिल्वर आयोडाइड का येलो कलर का पीपीटी होता है, तो ये आयोडाइड के साथ तो मैच कर जाएगा, इसके साथ तो, इसके साथ तो। ठीक है, न्यूक्लियोफाइल तो है ही है, इसमें क्या सोचने वाली बात है। और साइनोहाइड्रिन में ये कहीं से इन्वॉल्व नहीं होता, तो तुम समझ ही गए ना। फर्स्ट के लिए तो हो गया PQS, PQ&S। बी के लिए हो गया ओनली Q। साइनाइड के लिए हो गया QRS, QRS। और आयोडीन के लिए हो गया QS। आंसर चेक कर लो कौन सा है। QR हुआ आयोडीन के लिए, QR। तो आंसर चेक करो। ठीक है, चले आगे। मेरे ख्याल से यहीं तक क्वेश्चन है, और ऐसे और क्वेश्चंस भी हम लोग करते रहेंगे। मेहनत करते रहो। ऑल द बेस्ट।